Dear students, all of you are welcome again in my YouTube channel Vivekanand English Classes. We shall study today continuous tense. प्रिय छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे टेंस का। टेंस में कंटिन्यूअस टेंस का। कंटिन्यू में लगातार, जारी रहना। कंटिन्यूड वर्ब बन जाती है। कंटिन्यू में जारी रहना। कंटिन्यूअस टेंस में ऐसा टेंस जहाँ पर कार्य लगातार जारी हो, अर्थात प्रेजेंट में भी कार्य जारी रह सकता है, पास्ट में भी जारी रह सकता है और फ्यूचर में भी जारी रह सकता है। अगर वर्तमान काल में या प्रेजेंट टेंस में कार्य जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर पास्ट टेंस में या भूतकाल में जारी था, कार्य हो रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और यदि कार्य भविष्य काल में या फ्यूचर टेंस में जारी रहेगा तब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो कंटिन्यू कार्य समझ गए बच्चों? कंटिन्यू जारी रहना, डिसकंटिन्यू जारी ना रहना। तो हम इसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव में तुलनात्मक अध्ययन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। क्योंकि हम जानते हैं दोनों टेंस के नियम लगभग एक ही होते हैं, बस केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर होता है। प्रेजेंट का और विशेषकर प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम या तीनों कंटिन्यूअस टेंस के नियम एक ही होते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर होता है। हेल्पिंग वर्ब अलग अलग प्रयोग होती है, बाकी सभी मेन वर्ब जो हैं या बाकी किस क्रम में रहना है, किस क्रम में रखना है शब्द को, वो सब एक ही होते हैं। इसलिए कंपैरेटिव स्टडी करने में ज़्यादा समझ में आएगा। और हम जानते हैं बिना टेंस के अध्ययन से हमको अंग्रेजी नहीं आएगी। तो हम देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले पहचान जैसा हम बता चुके हैं, कार्य जारी रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि हम लोग लिखाते हैं बच्चों को, छात्रों को, कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, बैठा है आदि शब्द आते हैं, उनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अर्थात वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में कार्य जारी रहता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, खड़ा था, पड़ा था आदि शब्द आते हैं, उनमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ये पहचान हो गई। अर्थात कार्य हो रहा हो तो अंत में रहा शब्द जरूर आता है। अगर रहा रहे के साथ है आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। रहा रहे खड़ा पड़ा के साथ था आएगा, थी आएंगे, थे आएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो ये तो पहचान हो गई, बहुत सरल पहचान है, आप पहचान कर सकते हैं क्योंकि प्राय कार्य इसमें होते रहते हैं। अब हम आते नियम में अनुवाद कैसे करते हैं। तो नियम में जानते हैं कि प्रत्येक टेंस में दो प्रकार की क्रियाएं प्रयोग होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरी मेन वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स देखना है क्या प्रयोग होगी, मेन वर्ब क्या प्रयोग होगी, क्योंकि प्रत्येक टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब सहायता करने वाली क्रिया या सहायक क्रिया बोलते हैं। तो देखते हैं कंपैरेटिव में, तुलनात्मक में देखें प्रेजेंट में क्या लगती है, पास्ट में क्या लगती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है इज एम आर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक लगती है वाज वर। और मेन क्रिया क्या है, मेन क्रिया है इंग फॉर्म, अर्थात क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में इंग लगा करके क्रिया प्रयोग करते हैं। ये सभी टेंस में, सभी कंटिन्यूअस में, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर में। तो आपको मेन क्रिया तो देखना नहीं, मेन क्रिया समझ में आ ही गया होगा मेन क्रिया क्या लगती है। मेन क्रिया इंग फॉर्म लगती है, अर्थात फर्स्ट फॉर्म में इंग लगा कर प्रयोग करते हैं मेन क्रिया। ये मेन क्रिया हो गई कंटिन्यूअस टेंस की, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, मेन क्रिया इंग फॉर्म लगती है कंटिन्यूअस में। और हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तीन लगती हैं, इज एम आर। अब किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, ये केवल समझना है आपको। एम का प्रयोग हम जानते हैं, एम हेल्पिंग वर्ब केवल आई के साथ लगती है। आई माने मैं होता है, आई माने मैं, आई के साथ एम लगता है।
आई एक वचन कर्ता होता है, अपने संबंध में होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है सिंगुलर आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और दो बच गए इज और आर। तो इज एक वचन के साथ लगता है, एक वचन कर्ताओं के साथ इज लगता है और बहुवचन कर्ताओं के साथ आर लगता है, ए आर ई आर लगता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में 3 सहायक क्रियाएं होती हैं। एम का प्रयोग आई के साथ, आई माने मैं होता, उसके साथ केवल एम लगेगा, बाकी एक वचन के साथ इज लगेगा और बहुवचन के साथ आर लगेगा। एक वचन के साथ इज लगेगा और बहुवचन के साथ आर लगेगा। इसलिए हम लोग लिखाते हैं, लड़कों के लिए छात्रों लिखाते हैं कि ही एक वचन कर्ता देखिए ही होता है। अगर प्रोनाउन देखेंगे, सर्वनाम में देखेंगे तो ही सी इट, ये एक वचन कर्ता होते हैं, थर्ड पर्सन के हैं। ही सी इट, ही माने वह होता है पुल्लिंग के लिए, सी माने वह होता है स्त्रीलिंग के लिए, इट माने होता है या ये निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है या जानवरों के लिए प्रयोग होता है इट का प्रयोग। एवं अन्य एक वचन कर्ताओं के साथ, अन्य वचन क्या हो सकते हैं? ही सी तो है ही एक वचन, अन्य वचन राम है, श्याम है, लड़का है, लड़की है, जिससे एक व्यक्ति का बोध होता है वही वचन करता है। इन सभी के साथ इज लगता है, अर्थात बस मोटा मोटा याद रखेंगे कि एक वचन कर्ता के साथ इज लगता है, आई के साथ एम बता ही चुके हैं, आई के साथ केवल एम लगेगा। और बहुवचन कर्ता जो होंगे वी, बहुवचन में वी माने हम होता है, यू माने तुम या आप होते हैं, दे माने वे होते हैं, या अन्य बहुवचन कर्ता जैसे छात्र हैं बहुवचन में, लड़के हैं, लड़कियां हैं, बंदर हैं बहुवचन में, बंदर खेल रहे हैं तो बहुवचन करता है, तो इनके साथ आर लगेगा। तो अर्थात एक वचन साथ इज, बहुवचन साथ आर, आई के साथ एम, ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रयोग होती है। अर्थात जहाँ पर है आ रहा है, हो आ रहा है, हूँ आ रहा हो, वहाँ इज एम आर प्रयोग करेंगे। अब पास्ट में आएंगे, पास्ट में 2 सहायक क्रिया होती है वाज वर। इसमें केवल बहुत आसान है, वाज एक वचन साथ वर बहुवचन साथ। अर्थात देखिए ही सी इट आई एवं अन्य एक वचन कर्ताओं के साथ वास माने था कह लीजिए, अगर हिंदी में बात करेंगे था, आई ही सी इट के साथ जो है वाल लगेगा एक वचन कर्ताओं के साथ, तथा वी, यू, दे या अन्य बहुवचन कर्ता हो सकते हैं उनके साथ वल लगेगा। तो इसमें वाज वल लगता है, बस मोटे यही सीधा ध्यान रखेंगे, एक वचन के साथ पास्ट में वाज और बहुवचन के साथ वल लगता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाली हो गई। अब मेन वर्ब बता ही चुके हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद इंग इज यूज्ड इन दीज टेंसेस। इन टेंस में इंग के साथ फर्स्ट क्रिया का प्रयोग या फर्स्ट फॉर्म की क्रिया प्रयोग होती है। इंग लगी हुई क्रिया प्रथमावस्था, जैसे कमिंग है, गोइंग है, रनिंग है, प्लेइंग है, अर्थात इसको पार्टिसिपल पार्ट भी कह सकते हैं। कमिंग जा रहा है, गोइंग कमिंग आ रहा है, गोइंग जा रहा है, रनिंग दौड़ रहा है, प्लेइंग खेल रहा, अर्थात इसको हटा देंगे तो कमिंग माने दौड़ रहा, कमिंग माने आ रहा, गोइंग माने जा रहा। अगर इज गोइंग इज कमिंग कर दें तो आ रहा है हो जाएगा, वाज कमिंग के तो आ रहा था हो जाएगा। इस प्रकार समझ सकते हैं। तो ये मेन क्रिया हो गई जो है। तो ये इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा हो गया, मेन वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर है, किसके साथ क्या लगता बता चुका हूँ। मेन वर्ब इंग फॉर्म लगती है या पार्टिसिपल लूप लगती है। अब देखिए अनुवाद के नियम देखेंगे हम। एसर्टिव सेंटेंस में कैसे वाक्य को सेट करेंगे या किस क्रम में वाक्य को हम रखेंगे, सेंटेंस में किस क्रम में वाक्य को रखेंगे। तो पहला हम एसर्टिव सेंटेंस देखते हैं, इसमें साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य देखते हैं। सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य बोलते हैं इनको। साधारण वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। तो इसके नियम लगभग एक ही होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में देखेंगे। तो इसका किस क्रम में रखेंगे, पहले कर्ता रखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। हिंदी में समझेंगे, पहले कर्ता लिखते, कर्ता क्रियाकर्म। जैसे जानते हैं कि अंग्रेजी में कर्ता क्रियाकर्म अन्य शब्द, कर्ता क्रियाकर्म अन्य शब्द। कर्ता सब्जेक्ट हो गया, क्रिया वर्ब हो गया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अर्थात कर्ता असर्टिव सेंटेंस में कर्ता के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएंगी। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, मेन वर्ब बाद में आएगी, उसके बाद कर्म आएगा, फिर अन्य शब्द आएंगे। कर्ता क्रियाकर्म अन्य शब्द, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तब देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग में देखिए इज एम आर वाज वर यह लग जाएंगे। प्रेजेंट टेंस होगा तो इज एम आर लग जाएगा, इज एम आर में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अगर एक वचन करता है तो इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, बहुवचन कर्ताओं के साथ आ लगेगा।
पास्ट टेंस है तो आई के साथ एक वचन कर्ताओं के साथ अगर एक वचन कर्ता यहाँ पर है तो उसके साथ वाल लगेगा, बहुवचन करता है तो उसके साथ वह लग जाएगा, फिर तुम्हारी मेन वर्ब हो जाएगी, फिर कर्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द हो जाएंगे। निगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या करेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब पर नॉट एनेबल लगा देंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में या साधारण वाक्यों में नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए केवल नॉट एनेबल लगता है। और नॉट एनेबल कहाँ लगेगा, उसका स्थान निश्चित है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, अर्थात मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा। नॉट या नेवर जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को अलग कर देगा, क्योंकि बीच में घुस जाएगा। ये नॉट या नेवर जो बीच में घुस जाएगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाएगा, मेन वर्ब अलग हो जाएगा साधारण वाक्यों में जो है, असर्टिव सेंटेंस में जो है। तो इस प्रकार नॉट एंड लग करके नेगेटिव बन जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आया है, देखिए एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लिए हैं, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, अब रहे हैं आ गया, अर्थात पहले वाक्य पहचान करेंगे। रहे हैं अर्थात प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि कार्य हो रहा, खेल रहे हैं, क्रिया खेलना है, उसके अंत में रहे हैं आ गया, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसमें। अब असर्टिव सेंटेंस क्योंकि नहीं इसमें है, नहीं असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि प्रश्नवाचक है नहीं जो है, तो अब इसमें पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता रखेंगे। कर्ता कौन है, कौन मैदान में खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के कर्ता हो गए, जो कार्य करता है मेन वही कर्ता होता है, तो लड़के खेलने कार्य कर वो कर्ता हो गए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट या कर्ता रखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ लड़के क्या है, द बॉयज, क्योंकि बॉयज नाउन है, इसके साथ द लगाएंगे आर्टिकल्स, द बॉयज लड़के। अब द बॉयज बहुवचन करता है, तो लड़के करता हो गया, उसके बाद क्रिया आएगी, क्रिया में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग में तुम्हारा द बॉयज बहुवचन साथ आर आता है, द बॉयज आर, फिर मेन वर्ब प्लेइंग हो गई, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट तुम्हारा कर्म हो गया, तो कर्ता द बॉय हो गया, क्रिया क्या हो गई, आर प्लेइंग, आर हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, प्लेइंग मेन क्रिया है, फिर क्रिकेट कर्म हो गया, फिर अन्य शब्द इन द फील्ड अन्य शब्द हो गया या पूरक हो गए जो है, कंप्लीमेंट हो गया। तो द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका अगर पास्ट कांट कर दें हम तो हो जाएगा लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। अब यहाँ पर आर है, वहाँ पर मेन क्रिया के केवल हेल्पिंग बदल जाएगी, बाकी सब शब्द वही रहेंगे। द बॉयज आर प्लेइंग था यहाँ पर प्रेजेंट में, पास्ट में द बॉयज वर प्लेइंग हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट में बहुवचन कर्ता के साथ आर लगता है और पास्ट में बहुवचन कर्ता के साथ वर लगता है। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड हो गया, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, इस प्रकार हो गया। अगला देखिए, मैं एक मेज पर बैठा हूँ, बैठा हूँ बैठने कार्य हो रहा है, जैसे मैंने बताया पहचान कि रहा है, रही है, खड़ा है, बैठा है, पड़ा है, तो सब कांटीस में कार्य जारी रहता है, अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, तो इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब कर्ता यहाँ कौन बैठा है, मैं बैठा हूँ, कर्ता यहाँ पर मैं है, तो यहाँ पर सबसे पहले कर्ता लिखेंगे आई। अब आई के साथ जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एम प्रयोग होता है, आई एम हो गया। फिर मेन क्रिया है बैठने का कार्य हो रहा है, सिट में इंग लगा देंगे, सिटिंग हो जाएगा, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ या मैं बैठा हुआ हूँ या मैं बैठ रहा हूँ, सबका एक ही बात होगा, सब में से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, ऑन ए टेबल, एक मेज पर, मैं एक मेज पर बैठा हूँ, आई एम सिटिंग ऑन ए टेबल, मैं एक मेज पर बैठा हुआ हूँ या बैठा हूँ। पास्ट में इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं एक मेज पर बैठा था, अर्थात मैं एक मेज पर बैठा हुआ था या बैठा था, दोनों के एक ही अर्थ हैं, दोनों की अनुवाद होगा। अब यहाँ आई के साथ वाल लगता है, प्रेजेंट में आई के साथ वह एम लगता है, पास्ट में आई के साथ वाल लगता है। आई वाज सिटिंग ऑन ए टेबल, मैं एक मेज पर बैठा था या बैठा हुआ था, इस प्रकार से जो ये अनुवाद हो गया। अगला देखिए एक एग्जाम्पल और, मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है। अब ये नहीं लगा हुआ है, अर्थात असर्टिव वाक्य तो है लेकिन असर्टिव का निगेटिव है, नकारात्मक है, ये दोनों सकारात्मक थे, ये नकारात्मक है, नहीं लगा हुआ है। अब नहीं में क्या करना है, आपको दोनों क्रियाओं के बीच में नॉट या नेवर घुसेड़ देना है, बस वो अपना कार्य कर जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, पहले हो गया मोहन, मोहन एक वचन करता है, प्रेजेंट का है, इज एमा लगता है प्रेजेंट में, तो मोहन एक वचन करता, इज लग गया। अब इसके तुरंत बाद नॉट लग जाएगा,
या कभी नहीं नेवर लगा देंगे। मोहन इज नॉट, फिर मेन वर्ब नॉट के बाद लगेगी। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि असर्टिव वो अफर्मेटिव में मेन वर्ब हेल्पिंग इकट्ठा रहती है, हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद मेन वर्ब आती है, लेकिन निगेटिव में मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आ जाता है, नॉट नेवर आ जाएगा। मोहन इज नॉट राइटिंग लेटर, मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है। मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, राइटिंग मेन वर्ब हो गई, अ लेटर माने एक पत्र, क्या नहीं लिख रहा था, एक पत्र। तो एक लेटर जो है ये कर्म हो गए, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या या किसको लगाने से उत्तर मिलता वो कर्म होता है। मोहन क्या नहीं लिख रहा था, एक पत्र, तो ए लेटर जो है कर्म हो गया, ये मेन क्रिया तुरंत बाद आ जाएगा, अन्य सब बाद में होंगे। अगर समय सूचक से बाद में होगा जो है। तो मोहन इज नॉट राइटिंग लेटर, अगर कहा जाए मोहन प्रातःकाल एक पत्र नहीं लिख रहा था, मोहन इज नॉट राइटिंग लेटर इन द मॉर्निंग हो जाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार से कर्ता क्रिया कर्म में कोई अंतर नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, नॉट या नेवर होगा तो दोनों क्रियाओं के बीच में लगेगा वो। मोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर। अगला देखिए, पास्ट में क्या हो जाएगा, मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा था, मोहन वाज नॉट राइटिंग लेटर हो जाएगा। मोहन के बाद साथ वाज लगी पास्ट में जो है, फिर यहाँ नॉट लग गया, फिर राइटिंग लेटर, राइटिंग हो गया मेन वर्ब, फिर ये लेटर हो गया। मोहन वाज नॉट राइटिंग लेटर। इस प्रकार से एसर्टिव सेंटेंस में हम बात करते हैं। एसर्टिव में अफर्मेटिव दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया होगा। एसर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में कर्ता क्रिया कर्म हो जाएगा, नकारात्मक कर्ता और दोनों क्रियाओं के बीच में नॉट लगा दे, नॉट नेवर लगा देंगे। अगर कहा जाए मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा था, मोहन वाज नॉट राइटिंग लेटर, अगर कभी नहीं लगा दिया जाए तो जहाँ नॉट लगा वहाँ कभी नेवर हो जाएगा। मोहन एक पत्र कभी नहीं लिख रहा था, मोहन वाज नेवर राइटिंग ए लेटर, मोहन एक पत्र कभी नहीं लिख रहा था। इस प्रकार समझ में आ गया होगा तुम्हारे, बहुत सरल चीज़ है। अगला देखेंगे इन प्रश्नवाचक वाक्य। हम प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य देखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट विच बिगिन्स विद द हेल्पिंग वर्ब, पहले प्रकार जो हेल्पिंग वर्ब शुरू होते हैं। हिंदी में क्या शब्द सबसे पहले होता है। सेकंड वो दूसरे प्रकार को जो किसी प्रश्नवाचक शब्द शुरू होते हैं। द सेंटेंस विच बिगिन्स विद एनी क्वेश्चन वर्ड, तो दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम पहले प्रकार का अध्ययन करते हैं, यदि क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले होने पर, अर्थात कहीं पर भी जो है किसी भी वाक्य में, किसी भी टेंस में, किसी भी प्रयोग में, अगर अंग्रेजी में क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आ रहा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले हो जाती है और सब्जेक्ट बाद में हो जाता है। जैसे देखेंगे क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले होने पर पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, कर्ता आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। पहले हेल्पिंग वर्ब, जैसे प्रेजेंट में हेल्पिंग क्या होती है, इजमार आ जाएगा, पास्ट में वाजवार आ जाएगा, फिर कर्ता प्रयोग हो जाएगा, फिर मेन वर्ब हो जाएगी, इंग फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट कर्म आ जाएगा, फिर अन्य शब्द आ जाएगा। इस प्रकार से प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, क्या वे बाजार में केले खरीद रहे हैं। अब केले खरीद रहे हैं कंटीन्यूअस टेंस से, क्योंकि रहा रही आ रहा है। अब सेंटेंस पहचानेंगे, टेंस पहचान लिया आपने, टेंस कौन है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि अंत में रहा है रही आ रहा है। अब सेंटेंस भी पहचानेंगे, सेंटेंस कौन है, क्या लगा हुआ अर्थात प्रश्नवाचक है, और क्या शब्द वाक्य सबसे पहले लगा हुआ है, अर्थात पहली प्रकार का वाक्य जिसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो क्या अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ड जो होता है तो वो कर्ता बाद में होती है असर्टिव में, इसमें हेल्पिंग वर्ब और कर्ता का स्थान परिवर्तन कर देंगे और कुछ नहीं करना है। केवल हेल्पिंग वर्ब असर्टिव में, साधारण वाक्यों में कर्ता पहले होता है, हेल्पिंग बाद में होती है, इसमें हेल्पिंग पहले कर देंगे, कर्ता बाद में कर देंगे। तो क्या वे बाजार में केले खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहा जाए, क्या हटा दिया जाए तो असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, और हो जाएगा वे बाजार में केले खरीद रहे हैं। दे आर बाइंग द बनानाज इन द मार्केट हो जाएगा। अगर क्या हटा दे तो हो जाएगा वे बाजार में केले खरीद रहे हैं। दे आर बाइंग द बनानाज इन द मार्केट, वे बाजार में केले खरीद रहे हैं। क्या वे बाजार में केले खरीद रहे हैं, तो आर पहले कर देंगे, दे बाद में कर देंगे। आर में ए कैपिटल कर देंगे क्योंकि सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है। आर दे बाइंग, दे में देखो टी छोटा हो जाएगा क्योंकि तो सेंटेंस दूसरा अक्षर हो गया, दूसरा शब्द हो गया है। आर दे बाइंग दी बनानाज इन द मार्केट, बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, तभी वाक्य सेंटेंस में सही माना जाएगा। आर दे बाइंग दी बनानाज इन द मार्केट, क्या वे बाजार में केले खरीद रहे हैं, तो क्या वे बाजार में केले खरीद रहे थे, पास्ट में देखिए।
रहे थे आ गया है, खरीद रहे थे अर्थात पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और सेंटेंस कौन है, क्या लगा हुआ अर्थात इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है। और क्या वाला, क्या पहले है, इसलिए इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, केवल वर पहले कर देंगे, दे बाद में कर देंगे। वर दे बाइंग दी बनानास इन द मार्केट, क्या वे बाजार में केले खरीद रहे थे। तो इस प्रकार से यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले है प्रश्नवाचक वाक्य में, तो उसके अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, केवल सहायक क्रिया को कर्ता से पहले कर देते हैं, कर्ता सहायक क्रिया को बाद में कर देते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अगला देखेंगे दूसरा नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यदि प्रश्नवाचक शब्द कोई वाक्य के बीच में हो, यदि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, प्रश्नवाचक शब्द क्या कब कैसे कहाँ आदि वाक्य के बीच में होने पर, हम लोग नियम लिखाते हैं कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या कब कैसे कहाँ आदि वाक्य के बीच में है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है। तो देखिए उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आए, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द के साथ जो है हेल्पिंग जुड़ी होना जरूरी है, उसके साथ जो है हेल्पिंग जरूर आएगी, बिना उसके हेल्पिंग सहायक क्रिया, बिना उसके असहाय वो प्रश्न पूछने का तभी करेगा प्रश्नवाचक शब्द जो है जब उसके साथ कोई सहायक क्रिया होगी, किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, अर्थात शब्द आ जाएंगे, शब्द आएगा। उसके बाद सहायक क्रिया आएंगी। सहायक क्रिया क्या आएंगी इसमें, इज एम आर वाज वर, अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है तो इज एम आर में से कोई आएगा, अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का तो कर्ता के अनुसार वाज वर में से कोई आएगा, फिर कर्ता आ जाएगा, फिर मुख्य क्रिया अर्थात इंग फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द, फिर अन्य शब्द के बाद जो है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखते एग्जाम्पल, छात्र मैदान में कहाँ बैठे हैं। अब बैठे हैं अर्थ आया, अर्थ पहचान लिया आपने कि कंटीन्यूअस टेंस है। कहाँ शब्द आया है अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। कहाँ शब्द वाक्य बीच में आया, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। पर कहाँ शब्द वाक्य पहले नहीं आ सकता है, कहाँ पहले शब्द वाक्य पहले जो केवल क्या आ सकता है, और कहाँ शब्द वाक्य पहले लिखेंगे तो वाक्य गलत, हिंदी में वाक्य गलत है। अगर कहा जाए कहाँ छात्र मैदान में बैठे हैं, ये वाक्य बना दिया जाए तो कहाँ से ये वाक्य गलत हो जाएगा हिंदी में, हिंदी व्याकरण दृष्टि वाक्य गलत है। तो हिंदी व्याकरण दृष्टि कहाँ शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे क्या क्या वाक्य बीच में होते हैं। तो छात्र मैदान में कहाँ बैठे हैं, तो सबसे पहले कहाँ के अंग्रेजी लिखेंगे, होती है व्हेयर। अब व्हेयर के बाद किसी भी प्रश्नवाचक शब्द के बाद तुरंत सहायक क्रिया आती है, क्योंकि उसके बिना वो प्रश्नवाचक शब्द असहाय है, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया नहीं आ रही है तो असहाय है, बेकार है, वो बेकार हो गया, इसलिए उसको सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है। तो उसके बाद सहायक क्रिया लग जाएगी। अब देखिए बैठे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लगता है और छात्र बहुवचन है तो आ लग जाएगा, वेयर आर, फिर सब्जेक्ट होगा तुम्हारा द स्टूडेंट्स, अर्थात पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द। तो वेयर आर द स्टूडेंट सिटिंग, छात्र कहाँ बैठे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि क्या या किसको लगाने से उत्तर नहीं मिलेगा। अगर वाक्य में क्या या किसको लगाने से उत्तर मिलता है तब उसमें कर्म होगा, अगर नहीं मिलता तो उसमें कर्म नहीं होगा। इसमें वेयर आर द स्टूडेंट सिटिंग इन द फील्ड, लड़के मैदान में कहाँ बैठे हैं, इन द फील्ड अन्य शब्द ला जाएगा, कर्म इसमें नहीं आएगा, कर्म ही नहीं इसमें। अगला देखेंगे, छात्र मैदान में कहाँ बैठे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है तो बैठे थे, पास्ट का पहचान लिया आपने जो है। फिर कहाँ शब्द वाक्य में आया है अर्थात प्रश्न पूछने कार्य हो रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आपको इसको सबसे पहले लिखना है वेयर, फिर वर्ब लग गया हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वो सब्जेक्ट लग गया द स्टूडेंट्स सिटिंग इन द फील्ड। तो वेयर वर द स्टूडेंट सिटिंग इन द फील्ड, छात्र मैदान में कहाँ बैठे थे, छात्र मैदान में कहाँ बैठे हैं, वेयर आर द स्टूडेंट सिटिंग इन द फील्ड। केवल आर और वर लगते हैं, बाकी सब शब्द जो है अपने स्थान पर रहते हैं, अर्थात केवल हेल्पिंग वर्ब बदलती है, बाकी दोनों टेंस के नियम एक ही हैं, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। फिर आगे देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ, फिर देखते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक होने पर, देखिए नकारात्मक वाक्य दो प्रकार के हो, एक तो साधारण वाक्य नकारात्मक होते हैं। तो साधारण वाक्य जब नकारात्मक होते हैं तो उसमें नाट का प्रयोग सहायक क्रिया तुरंत बाद होता है, और जब प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक होता है तो नाट या नेवर का प्रयोग कर्ता के तुरंत बाद होता है। इसका स्थान निश्चित है नाट का। नाट के दो स्थान हैं, एसर्टिव में अर्थात साधारण वाक्यों में नाट कहाँ लगाएंगे, नाट या नेवर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अर्थात दोनों क्रियाओं के बीच में, और
अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो नाट का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो कर्ता के तुरंत बाद। नाट नेवर का प्रयोग कर्ता के तुरंत बाद, नाट के नहीं के लिए नाट और कभी नहीं के लिए नेवर लगाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, इन दिनों वर्षा क्यों नहीं हो रही है। एग्जाम्पल है, इन दिनों वर्षा क्यों नहीं हो रही है। प्रथम नहीं हो रही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव है, और यहाँ क्यों आया है अर्थात इंट्रोगेटिव है। नहीं आया है नकारात्मक भी है नेगेटिव भी है। तो पहले हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे और नाट का प्रयोग ध्यान रखेंगे, कर्ता के तुरंत बात कर देंगे। तो पहले क्योंकि अंग्रेजी हो गया वाई, अब वाई के बाद तुरंत सहायक क्रिया ढूंढेंगे। कर्ता यहाँ पर इट आएगा, वर्षा होने के लिए कर्ता इट आता है इट, और इट के साथ सहायक क्रिया इज लगती है, तो वेयर इज इट। अब इट कर्ता हो गया तुम्हारा, उसके बाद तुरंत नाट आ जाएगा। वेयर इज इट नॉट रेनिंग, हो नहीं सॉरी क्योंकि वाई होती है, वाई इज इट नॉट रेनिंग दीज डेज, इन दिनों वर्षा क्यों नहीं हो रही है। वाई इज इट नॉट रेनिंग दीज डेज, दीज डेज इस समय सूचक से बाद में लग जाएगा। पास्ट में देखेंगे, इन दिनों वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, सही थी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्यों भी आया है नहीं भी आया है अर्थात प्रश्नवाचक भी है नकारात्मक भी है, तो नाट का प्रयोग कर्ता के तुरंत बाद हो जाएगा। वाई वाज इट नॉट रेनिंग दीज डेज, यहाँ पर इट आया है, वो यहाँ पर इज आया है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर वाज आया है, समझ गए। तो इट के बाद इट के साथ जो है क्रिया सहायक हेल्पिंग वर्ब इज लगती है प्रेजेंट में, पास्ट में इट लगती है, पास्ट में वाज लगता है। तो वाई वाज इट नॉट रेनिंग दीज डेज, इन दिनों वर्षा क्यों नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियम हो गए। आप एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम समझने के लिए। जैसे देखेंगे, कुछ गाय मैदान में चर रही हैं, पहचानेंगे पहले टेंस पहचानते हैं। रही हैं आया है, रही हैं अर्थात रहा है रही है आ गया, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पहचान लिया आपने। कुछ गाय मैदान में चर रही, एक साधारण वाक्य है ये, क्योंकि प्रश्न पूछने अगर प्रश्न पूछने का नहीं कर रहा, साधारण वाक्य वह है, वो एसर्टिव सेंटेंस है। अब एसर्टिव सेंटेंस क्या नियम होते हैं, पहले कर्ता लगेगा। कुछ गायें कौन मैदान में चल रही हैं, कर्ता तुमको उत्तर मिले, कुछ गायें मैदान में चल रही, कुछ गायें कर्ता हो गया। कुछ गायों की अंग्रेजी होती है सम काउज, सम काउज। अब सम काउज बहुवचन करता है। अभी जिमार में से देखना क्या लगेगा, सम काउज बहुवचन तो आ लगता है, अगर एक गाय होती तो इज लग जाता जो है, अगर होता गाय मैदान में चल रही है द काऊ इज हो जाता जो है, द काऊ एक वचन हो जाता इज लग जाता। कुछ गाय मैदान में चल रही हैं, सम काउज आर लग गया हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब आ जाएगी, चर रही है। चरना क्रेज क्या होती है, ग्रेज होता है, GRAZE, ग्रेज ग्रेज्ड ग्रेज्ड। ग्रेज में चरना या चराना, चरना भी होता है चराना भी होता, दोनों होते हैं। अगर कहा जाए कि वो गाय चरा रहा है तभी ग्रेजिंग आएगा। तो सम काउज आर ग्रेजिंग, GRAZ बाद ई हट करके ING लगेगा। सम काउज आर ग्रेजिंग, कुछ गायें चर रही हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए कर्म नहीं आया है, अगर होता कुछ गाय मैदान में घास चर रही हैं, तो यहाँ पर ग्रेजिंग बाद तुरंत क्या चर रही हैं, तुमको तुरंत घास, तो यहाँ ग्रास लिख दिया, कर्म लिख दिया जाता है। अगर यहाँ पर लगा दें, हम यहाँ पर घास लगा दें, कर्म लगा दें, क्या चल रही, घास चल रही हैं। सम काउज आर ग्रेजिंग द ग्रास, कुछ गाय घास चल रही, कहाँ चल रही हैं, अन्य शब्द में चला जाएगा मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड मैदान में। सम काउज आर ग्रेजिंग द ग्रास इन द फील्ड, कुछ गाय मैदान में घास चल रही हैं। अगला एग्जाम्पल देख, छात्र कक्षा में शोर मचा रहे थे, छात्र कक्षा में शोर मचा रहे थे। अब यहाँ रहे थे आ रहा अर्थात प्रेजेंट वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि रहे थे आ रहा है, रहा के साथ जो है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, अर्थात सहायक क्रिया का लगना है इसमें, वाजब लगना है वाजब में से। अब छात्र देखिए यहाँ देखने में एक वचन, लेकिन एक वचन बहुवचन की पहचान जो क्रिया से करते हैं, एक वचन बहुवचन कर्ता की पहचान जो क्रिया से करते हैं। देखिए
यहाँ छात्र देखिए एक वचन बहुवचन, तो यहाँ देखें रहे थे अर्थात छात्र बहुवचन में है। अगर होता छात्र कक्षा मैदान में छात्र कक्षा में शोर मचा रहा था तो छात्र अकेला था, क्योंकि एक वचन बहुवचन पहचान करने आप क्रिया को देखेंगे। रहे थे अर्थात छात्र बहुत से हैं, कई छात्र हैं। अगर रहा था तो छात्र अकेला था जो है। अब छात्र के साथ यहाँ क्या लगाएंगे, रहे थे वाज वर में से वर लगेगा। तो पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, छात्र कौन है, छात्र द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब छात्र बहुवचन में हो गया। अब वाज वर में से वर लगेगा। इसको वर पढ़ते हैं, वियर नहीं पढ़ते हैं। 12 अंक वाले वियर पढ़ते हैं, बहुत जगह वियर पढ़ते हैं, इसको वियर नहीं है, वर पढ़ेंगे इसको। सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका वर है, द स्टूडेंट्स वर। अब आप मेन क्रिया ढूंढेंगे, शोर मचाना। मेन क्रिया क्या है, पर शोर मचाने का कार्य हो रहा है। शोर मचाने के लिए मेन क्रिया मेक ए वर, मेक ए नॉइज में शोर मचाना होता है, तो मेकिंग ए नॉइज हो जाएगा। द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। छात्र शोर मचा रहे थे, कहाँ पर, कक्षा में, बाद में लगेगा इन द क्लासरूम। यहाँ कक्षा से तात्पर्य जो है 7-8 कक्षा से नहीं है, कक्ष से है। इन द क्लासरूम कमरे से है। तो द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लासरूम। अगला देखेंगे, क्या जंगल में मोर नाच रहे हैं। क्या जंगल में मोर नाच रहे हैं। अब देखिए रहे हैं आया अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस से मोर आया है, मोर और नाच रहे हैं अर्थात बहुत से मोर है इसमें। और क्या आया है, तो पहले क्या हटा कर लेंगे, जंगल में मोर नाच रहे हैं। द पिकॉक्स आर डांसिंग इन द फॉरेस्ट। द पिकॉक्स आर डांसिंग इन द फॉरेस्ट। अफर्मेटिव में देख लेंगे पहले, अफर्मेटिव में क्या बनेगा। फिर इंटू बनाने के लिए जो है क्या शुरुआत पहले, तो आर पहले कर देंगे, सहायक के पहले कर देंगे, कर्ता बाद में कर देंगे। तो जंगल में मोर नाच रहे हैं, द पिकॉक्स आर डांसिंग इन द फॉरेस्ट। क्या जंगल में मोर नाच रहे हैं, आर पहले हो जाएगा, द पिकॉक्स बाद में हो जाएगा। आर द पीकॉक्स डांसिंग इन द फॉरेस्ट। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। द पिकॉक्स आर डांसिंग द फॉरेस्ट, आर द पिकॉक्स डांसिंग द फॉरेस्ट, इसी इंट्रोगेटिव में हो जाएगा। ये छात्र अपना काम कभी नहीं पूरा कर रहा है। देखेंगे रहा है आया है अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, इजमार में से लगना है मेन क्रिया। और कभी नहीं आया है बस असर्टिव सेंटेंस है, कभी नहीं आया नेवर लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये छात्र जो होगी दिस बॉय करता हो गया, ये छात्र एक बहुवचन करता है अर्थात क्या लगेगा, इज। कभी नहीं पूरा कर रहा है, नेवर लगा देंगे, इज नेवर। पूरा करना कंप्लीटिंग हो जाएगा, कंप्लीटिंग। ये छात्र अपना काम कभी नहीं पूरा कर रहा है, अपना काम लिखिए जी, हिज वर्क हो जाएगी दिस बॉय के साथ। तो दिस बॉय इज नेवर कंप्लीटिंग हिज वर्क। ये हो गया, ये छात्र अपना काम कभी नहीं पूरा कर रहा है। एग्जाम्पल और देख लेंगे। वह लड़के मैदान में कहाँ बैठे थे। वह लड़के मैदान में कहाँ बैठे थे, पहले पहचान के बैठे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। कहाँ सदवाक्य में आया, पहले आप इसके अंग्रेजी लिख देंगे सीधे। व्हेयर, अब जो है वाजवर में से लगना है, वह लड़के बहुवचन में है तो वर लग जाएगा। व्हेयर वर, वह लड़के की अंग्रेजी क्या होती है, दोज बॉयज। ये लड़के दीज बॉयज, यह लड़का दिस बॉय, वह लड़का दैट बॉय, तो वह लड़के दोज बॉयज। व्हेयर वर दोज बॉयज, इंडिकेटिव प्रोनाउन है दोज बॉयज। मेन के लगा देंगे सीटिंग। व्हेयर वर दोज बॉयज सीटिंग, लड़के कहाँ बैठे थे, कहाँ, मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो व्हेयर वर दोज बॉयज सिटिंग इन द फील्ड, वह लड़के मैदान में कहाँ बैठे थे।
तो इस प्रकार से कंटीन्यूअस टेंस कोई कठिन नहीं, बहुत आसान है। आप इसको पढ़ लेंगे 2-3 बार, कॉपी में नोट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। अगर 6, 7, 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो 9, 10 में अवश्य समझ में आ जाएगा। और टेंस जो है ग्रामर की कुंजी होता है, टेंस इज की ऑफ ग्रामर इंग्लिश। तो इसलिए आप इसको तैयार करना जरूरी है। आप इसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और तैयार करके जो है ये हमेशा ज़िंदगी में काम आएगा। धन्यवाद।